क्या है सर, कल भी मैं जुड़ी थी, हाँ लेकिन मैं अपने हस्बैंड के आईडी से जुड़ी थी, तो आप लोग मेरे को मौका नहीं दे पाए, अच्छा, इसलिए इसी को याद दिलाने के लिए है। चलिए बोलिए आप, बोलिए बोलिए। हाँ ठीक है सर। आप सभी सहकारियों को मेरा सादर जय भीम। आज के इस कार्यक्रम में माता सावित्रीबाई फुले पर और सम्राट अशोक पर अपनी बात को रखना है। तो महान सम्राट अशोक का राज आएगा, सबको भय मुक्त बनाएगा, ये हमारा उद्देश्य है। और सम्राट अशोक जो बहुत ही जन कल्याणकारी कार्य करते थे, उनका जो कार्य था वो प्रजा के हित में था, लोक कल्याणकारी था। उन्होंने प्रजा के हित के लिए बहुत सारा लोक हितकारी कार्य किए, जैसे कि प्रजा के लिए विद्यालय खुलवाए, प्रजा के लिए चिकित्सालय खुलवाए। यहाँ तक कि उनके द्वितीय शिलालेख से पता चलता है कि उन्होंने प्रजा के लिए, पशुओं के लिए भी चिकित्सालय का व्यवस्था की। प्रजा के हित के लिए उन्होंने छायादार और फलदार वृक्षों की वाटिका बनवाए, तालाब खुदवाए, सड़क का निर्माण करवाए, बहुत सारे कुआं की खुदवाई किए, ताकि प्रजा को सुख सुविधा मिल सके। वह प्रजा को अपना पुत्र मानते थे और अपने पुत्र के सुखी के लिए वो हर कार्य किया करते थे। उन्होंने सम्राट अशोक को महान सम्राट अशोक कहा जाता है, क्योंकि उनका कार्य बहुत ही महान था। उन्होंने जनता के हित के लिए बहुत सारे कार्य किए और वो अपने कार्य को शिलाओं में उल्लेख किए हैं, जिनको शिलालेख के नाम से जाना जाता है। और उन्होंने अपने प्रजा के लिए बहुत सारे उपदेश भी दिए हैं, जिनमें से कुछ उपदेश को मैं बोलना चाहूंगी कि बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, भय मुक्त होकर दान करना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए, सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, कम से कम व्यय करना चाहिए, मन और कर्म की शुद्धिकरण करना चाहिए, सभी के प्रति नम्रता का व्यवहार रखना चाहिए और धर्म मंगल करना चाहिए। ये उनका उपदेश थे। और वो सिर्फ उपदेश ही नहीं करते थे, बल्कि उस कार्य को स्वयं करते थे। तो ये सम्राट अशोक बहुत ही महान और जनहितकारी थे, और जितना भी कार्य करते थे वो जनता के हित में करते थे। और वो अपने आप को जनता के ऋणी मानते थे कि मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ वो जनता के हित में होना चाहिए, क्योंकि मैं जनता का ऋणी हूँ और सभी जनता मेरे पुत्र के समान है, पुत्र ही है। और इनको इस लोक में भी और परलोक में भी क्या मिलना चाहिए? सुख मिलना चाहिए, ये मेरा कामना है। तो ये सम्राट अशोक का जो कार्य था वो जनहितकारी था। और महिलाओं के लिए उन्होंने स्त्री महामात्रा की स्थापना की। उन्होंने जो उनका राज व्यवस्था था उसमें मंत्रिमंडल का गठन किया था, उसमें एक पद रहता था स्त्री महामात्रा, जो स्त्रियों की सुरक्षा का व्यवस्था करते थे। और उसके अतिरिक्त उन्होंने अपने जो मंत्रिमंडल था उसमें प्रतिवेदक का नियुक्ति भी करते थे। प्रतिवेदक वो प्रजा के बीच में जाते थे, उनके सुख दुख का ख्याल रखते थे और उसका सूचना राजा को दिया करते थे। तो इस तरह से सम्राट अशोक का जो कार्यकाल था वह लोक कल्याणकारी था। आज हम उसी सम्राट अशोक के कार्य को, उसी शासन व्यवस्था को आज हम अपने भारत देश में लाना चाहते हैं, क्योंकि उस समय भारत विश्व गुरु कहलाता था और भारत जो देश है वो सोने का चिड़िया कहलाता था। इसी से भी माता सावित्रीबाई फुले प्रेरित हुए थे। और माता सावित्रीबाई फुले का जीवन भी संघर्षों से भरा था, क्योंकि 19वीं शताब्दी के जो मध्यकाल था वो बहुत ही लोगों की स्थिति बहुत ही दयनीय था। उस समय अंधविश्वास, पाखंड, रूढ़िवाद और छुआछूत की जो प्रथा थी वो बहुत ही चरम सीमा पर थी। उस स्थिति में, उस विषम परिस्थिति में माता सावित्रीबाई फुले ने अपने पति के साथ मिल करके समाज हित में बहुत सारे कार्य किए, जैसे कि बालिकाओं के लिए शिक्षा की व्यवस्था किए, महिलाओं के लिए प्रसूति गृह की व्यवस्था किए और अनाथ आश्रम की भी व्यवस्था किए। इसके अतिरिक्त जो बच्चे जिसके माँ बाप नहीं रहते थे उसके लिए अनाथ आश्रम की भी व्यवस्था की है।
और जो महिलाएं विधवा हो जाती थी उनका मुंडन कर दिया जाता था। तो मुंडन प्रथा का उन्होंने बहिष्कार किए। इसके अतिरिक्त जो शादी विवाह में पंडिताई व्यवस्था रहता था उसका भी उन्होंने बहिष्कार किए। इसके अतिरिक्त महात्मा ज्योतिराव फूले के साथ मिलकर उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की, जिसके तहत जो समाज में जो कुरीति व्याप्त थी उसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन चलाया और लोगों में जागृति उत्पन्न की। इसके अतिरिक्त जीवन भर उन्होंने अपने खुद का संतान नहीं लेने का निर्णय किया और वो जीवन भर अपने संतान नहीं लिए और बल्कि उसी जो अनाथ आश्रम था उन्हीं में से एक बच्चे को, यशवंत को, अपना गोद लिए और उन्हीं को पढ़ा लिखा करके डॉक्टर बनाए। और जब बाद में उन्होंने क्या है, भारत देश में प्लेग की बीमारी हुई तो उन्होंने अपने पुत्र यशवंत को बुला करके पुणे जैसे शहर में हॉस्पिटल का निर्माण करवाए और वहां पर जो प्लेग के रोगी थे उनको इलाज करवाए। इसके अतिरिक्त समाज में जो प्रचलित कुरीतियां थे उसको खत्म करने के लिए सत्य शोधक समाज की स्थापना किए थे। और जब ज्योतिराव फूले जी 1890 में चले गए तो उनके जितने भी आंदोलन था, जितने भी समाज सुधार का कार्य था, उसको बखूबी से, बहुत ही जिम्मेदारी से माता सावित्रीबाई फूले ने 7 साल तक पूरे प्रयत्न किए और अंततः 1897 में उन्होंने प्लेग की बीमारी से ग्रसित हो गए और उनका देहांत हो गया। तो इस तरह से माता सावित्रीबाई फूले महिलाओं के लिए बहुत ही संघर्ष किए, जिसकी बदौलत आज हम इस स्थिति में हैं। इसीलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि किसी भी समाज की उन्नति उस समाज की महिलाओं की स्थिति से आंका जा सकता है। तो आज भी महिलाएं माता सावित्रीबाई फूले की वजह से आज हम पढ़ लिख करके आज हमारी महिलाएं चांद पर पहुंच चुकी हैं और आज बड़े बड़े पोस्ट पर पहुंचकर स्वाभिमान की जिंदगी जी रही है। ये हमारी माता सावित्रीबाई फूले की देन है, जिसके बदौलत आज हम इस मंच पर भी अपनी बात रखने के लिए सक्षम हो पाए हैं। और माता सावित्रीबाई फूले तथा ज्योतिराव फूले जी का एक बहुत ही प्रसिद्ध कोटेशन है कि शिक्षा बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया और वित्त के अभाव में पूरे शूद्रों का पतन हो गया। ये उनका बहुत ही महत्वपूर्ण कोटेशन है कि सारी समस्याओं का जड़ शिक्षा है और शिक्षा के बगैर सभी का पतन हो गया। इसीलिए माता सावित्रीबाई फूले ने सर्वप्रथम स्कूल की स्थापना की ताकि शिक्षा की वजह से हमारा समाज आगे बढ़ सके। आप सभी को जय भीम। थैंक यू।